नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। 2024 के चुनाव में लगभग 2 साल बाकी हैं, लेकिन मोदी बनाम कौन की जंग अभी से छिड़ गई है। बिहार में नीतीश कुमार ने गठबंधन बदलकर सवाल उछाल दिया कि इस बार देश के लिए भी क्या नीतीश कुमार है का विकल्प संभव है। पर अकेले नीतीश नहीं है, केजरीवाल का दावा उनकी पार्टी कर रही है, केसीआर संभावनाएं टटोल रहे हैं, ममता है और राहुल गांधी तो है ही। तो अब की बार मोदी वर्सेस कौन की जगह क्या मोदी वर्सेस कौन कौन होगा? में जो आए 24 तक ये आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे वो अपना समझ। भारत की विविधता ही भारत की अनमोल शक्ति है, शक्ति का एक अटूट प्रवाह है। अब तक लोग पूछते थे कि मोदी वर्सेस हु, अब पूरे देश में माहौल बन रहा है कि मोदी जी नहीं चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देना है। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ तमिलनाडु, वणक्कम। 2 साल में क्या होगा नहीं होगा आपका पता है ना, मेरे को पता है। निश्चित तौर पर अपोजिशन का कोई एक कैंडिडेट होगा और उसकी संभावना जो है वो नीतीश में है। ये वीर माताओं की भूमि है जो अपने गोद से वीरों को जन्म देती है। पूरे देश में जो लड़ाई है ये नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल को। एक तरफ बाबा का आशीर्वाद और दूसरी तरफ ईश्वर रूप जनता जनार्दन का आशीर्वाद। 24 में ही सरकार गिर जाएगी, दोबारा आने वाले लोग नहीं हैं। दोनों आशीर्वाद कितना बड़ी शक्ति देते हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। 2019 के आम चुनावों में सबसे बड़ा सवाल था मोदी वर्सेस कौन। दो 2024 अभी दूर है, लेकिन इस सवाल ने विस्तार ले लिया है। बड़ी तस्वीर में बड़ा सवाल है मोदी वर्सेस कौन कौन। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल दी और सरकार के कार्य करने की शैली भी बदल गई। पॉलिसी पैरालिसिस से चलते हुए हमने एक लंबी यात्रा 2014 से लेकर के हमने एक लंबी यात्रा। Today we see a responsible government. Today we see a proactive government. अरविंद केजरीवाल जी ने देश के 135 करोड़ लोगों को आह्वान दिया कि आप आओ और हम सब मिलकर एक छतरी के नीचे आकर भारत देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश, नंबर 1 देश बनाते हैं। आज राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का और भाजपा का एक ही विकल्प है, उस विकल्प का नाम है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल। देखो, हम एक ही बात कहते हैं ना, आफ्टर डेथ कम्स द डॉक्टर। ऐसा चिल्ड्रन जन्म का पहले अन्नप्राशन का डेट ठीक करते हैं। 24 में कौन सरकार आएगा उसका ठीक ही नहीं हुआ है। और ऐसे वो अभी उसका जन्मदिन का जन्म साल बढ़ने के लिए अभी से तैयार कर दिया है। से आपस का अब एक दूसरे के साथ मिल करके काम करने का है, इसलिए बाकी कोई हमारे बारे में मत सोचिए कि हम कुछ चाहते हैं। हम चाहते यही है कि पूरा देश एकदम बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़े। 2024 की चुनावी महाजंग में अभी 17-18 महीने शेष हैं, लेकिन देश की सियासी बेताबी अभी से माहौल बनाने में जुट गई। अगर हम 130 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए तो दोस्तों भारत को नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। राजनीति में घटने वाली घटना किसी भी राज्य में घटे, सवाल दिल्ली तक आता है।
ऐलान कोई हो, बयान कोई हो, अवसर कोई हो, चुनावी मुद्दों की आहट सुनाई दे ही जाती। पिछली सरकारों में बैंकों को लूट लूट करके भाग गए, उनकी संपत्तियां जब्त कर करके वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कईयों को जेलों में जीने के लिए मजबूर करके रखा हुआ है। हमारी कोशिश है जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े वो स्थिति हम पैदा करेंगे। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को तेज करना है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। मैं आज आपसे साथ मांगने आया। इतना तो तय है कि सत्ता पक्ष की तरफ से नरेंद्र मोदी ही चेहरा है, लेकिन विपक्ष में किसकी चाल होगी, विपक्ष का क्या चरित्र होगा, और सबसे बड़ा सवाल, सर्वमान्य सर्वस्वीकार्य विपक्षी चेहरा कौन होगा। हाल ही में नीतीश कुमार ने बीजेपी से बंधन तोड़कर महागठबंधन में एंट्री ली और महागठबंधन का हिस्सा बनते ही 2024 की लड़ाई का शंख फूंक दिया। किसी चीज का दुरुपयोग करने का आदी होगा तो आप समझ लीजिए कि जनता इसके बाद एक एक चीज समझ करके अपना निर्णय लेगी। आपको विकास पुरस्कार मना करे, लेकिन आपको पीएम के चेहरा के तौर पे देखा जा रहा है। देखिए भाई, एक बात हम हाथ जोड़ करके कहते हैं, वो सब मेरे मन में कोई बात नहीं। जो कहता रहे, हमारे नजदीक भी कह देता, हम प्रणाम करते, छोड़ो ना भाई। हमारा काम है सबका काम करना, और हम कोशिश करेंगे कि सभी दल मिल करके एक साथ चलें। विपक्ष वाले तो बहुत अच्छा होगा, एक साथ मिल करके रहेंगे तो लोगों की समस्याओं के लिए बात करेंगे और समाज में अच्छा वातावरण रहे, इसके लिए सब मिल करके कोशिश करेंगे। नीतीश ने 2024 का राग छेड़ा तो पटना से दिल्ली तक विपक्षी सियासत में संचार का करंट दौड़ गया। पीएम मोदी के खिलाफ रणनीतियों को नए शब्द मिल गए। नीतीश के तेवर बता रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ लंबी लड़ाई का मूड बनाकर आए हैं। 2024 के लिए वो बार बार संकेत भी दे रहे हैं कि विपक्ष का झंडा थामने के लिए मैं हूं ना। हम लोग तो चाहेंगे सबको एकजुट करने का, तो उसमें पॉजिटिव काम कर रहे हैं। बहुत लोगों का फोन आ रहा है, बात हो रहा है, हम सब कर रहे हैं, सब करेंगे। पहले अपना यहाँ का काम करके फिर और जगह पर। नीतीश कहते हैं फोन आ रहे हैं, पर फोन कौन कर रहा होगा? क्या ममता बनर्जी नीतीश कुमार को फोन कर रही होंगी? क्या अरविंद केजरीवाल ने फोन किया होगा? क्या शरद पवार ने फोन करके नीतीश से कुछ कहा होगा? क्या केसीआर ने फोन करके कहा होगा, नीतीश जी आप बन रहे हैं क्या दावेदार? किसका फोन आया होगा? क्या नीतीश कुमार को लगता है कि उनके चेहरे में वो जादू है जहां विपक्ष इनकी ओर खींचा चला आएगा? अब इसमें बनेंगे उम्मीदवार? अरे हम कहला बनेंगे हम उम्मीदवार नहीं, लेकिन हम सब लोगों को जो भी हमसे बात कर रहे हैं, हम सबको कह रहे हैं सब एकजुट होकर के चलिए, एकजुट होकर के चलेंगे। उसका बहुत अच्छा एकजुट करेंगे ना सबको, आप ये तो नेतृत्व करेंगे ना पूरे देश। नेतृत्व हमारा नहीं बात है, हमारा है सब लोगों से बातचीत करना और सब कुछ करना। हम नेतृत्व का हम कहला सपना देखें, सबका मिलकर काम कराने का बात करते रहते हैं, वो करते रहेंगे हम लोग पूरी। आप कह रहे हैं 14 वाले 24 में रहेंगे कि नहीं? कान खोल के सुन लें, 14 वाला 24 में भी रहेगा, 14 वाला 29 में भी रहेगा। आपको अगर हिम्मत है तो जैसे 2014 में अलग चुनाव लड़े थे, लड़के दिखा दीजिए, मेरी चुनौती स्वीकार करें। क्या नीतीश कुमार वाकई एक ऐसी आवाज हैं जिनके सुर में सब सुर मिलाने को तैयार हो जाएंगे? क्योंकि बात उनके नेतृत्व की आई तो आरजेडी के अलावा किसी दूसरी पार्टी ने हामी भरी नहीं थी। इसके विपरीत बिहार के घटनाक्रम के बाद तमिलनाडु के स्टालिन से लेकर कर्नाटक के देवेगौड़ा तक, महाराष्ट्र के पवार से लेकर तेलंगाना के केसीआर तक सब उम्मीद से हैं कि विपक्ष के भाग्य से किस्मत का छीका फूटेगा और तब वो बनेंगे गठबंधन के सारथी और हाकेंगे दिल्ली की सत्ता का रथ।
हकीकत यह है कि कोई भी क्षेत्रीय पार्टी अकेले दम पर बीजेपी को चुनौती नहीं दे सकती। गठबंधन जरूरी है और इसीलिए मोदी के खिलाफ खड़ा वही हो सकता है जिसके पीछे बाकी का विपक्ष खड़ा हो। नीतीश कुमार ने विपक्ष के अरमानों को नई आग दी है। हम आपको वो वजहें दिखाते हैं जो उनके पक्ष में जाती है। नीतीश अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा 4 दशक की राजनीति में 17 साल से मुख्यमंत्री हैं। 8वीं बार वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। भारत ने एक बार फिर से दिखा दिया है, देश को संदेश दिया है, टोटल देश के जितने विपक्ष हैं उनको संदेश दिया है, एक दिशा दिखाने का काम किया है कि जो मजबूती के साथ जनता के सवाल को लेकर के लड़ता है, वो मजबूती के साथ जो है जनता के साथ जो खड़ा रहता है, वो को जनता जो है पूरी तरीके से स्वीकार करती है। 24 के लिए नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री पद के अच्छे उम्मीदवार आपको दिख रहे हैं? इतना तो आप जानते हैं कि सबसे देश में अगर सबसे कोई अनुभवी मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी है। सबसे अनुभवी, परिपक्व और काम तो किया ही है, ऐसा कोई इनकार नहीं सकता। नरेंद्र मोदी को देश में सबसे अधिक आबादी ओबीसी वर्ग की। प्रधानमंत्री मोदी इसी वर्ग से आते हैं और नीतीश कुमार भी ओबीसी के बड़े नेता हैं। ओबीसी वर्ग की यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात में अच्छी संख्या है। प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक है कि उन पर कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। इस मामले में नीतीश कुमार का भी नाम लिया जाता है। 17 साल के कार्यकाल में वो सीधे कभी करप्शन के मुद्दे को लेकर आरोपों के कटघरे में नहीं आए। बार बार गठबंधन बदलने के कारण उन पर अविश्वसनीय साथी का टैग भी लगता है और सत्ता के लिए राजनीतिक मूल्यों से समझौता करने वाले नेता की छवि भी बनती है। इसके अलावा बिहार के बाहर उनकी लोकप्रियता पर भी सवालिया निशान है। बंदी का है, जब बिहार में हम लोगों ने शराबबंदी लागू कर दिया तो आज देश भर में मांग उठ रही है। हम लोग चाचा भतीजा लोग हैं, लड़े भी हैं, आरोप भी लगाए हैं। पलटू राम कहा था, पलटू चाचा पुकारते थे। हम लोग तो समाजवादी लोग हैं ना, तो हमारी जो पुरखों की विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या? हम लोगों का अधिकार नहीं है क्या? तो हर घर में लड़ाई होती है, हर भाई में बकझक होती है, तो उस पर ध्यान नहीं देना। अभी 20 साल नीतीश बाबू मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ेंगे जैसा लोग कह रहा, लेकिन ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अमरलता हैं, कोई वृक्ष नहीं बन पाए। मुख्यमंत्री तो बने रहे, लोग पूछते हैं क्या खासियत है, हमके वही खासियत है जो अमरलता में है। वो जिस पेड़ पे चढ़ता है उसका पत्ता ढक जाता है, ये वो हरा भरा पीला दिखता है। और अभी कंपटीशन इनका हो गया है भतीजा से, क्योंकि सत्ता की चाबी अब उसके हाथ में चला गया है। तो वो 10 बोला, ये 20 बोले, 30 बोले। याद रखें, एक एक पाई का हिसाब जनता को देना पड़ेगा। अपने दम पर लेफ्ट का किला ध्वस्त करके बड़ा सियासी बदलाव लाने वाली लीडर ममता बनर्जी। कहती हूँ, ओम जयंती मंगला काली, भद्रो काली कपालिनी, दुर्गा शिवा समाधात्री। जिस तरह बंगाल में उन्होंने बीजेपी को परास्त किया, उससे वो तगड़ी दावेदार है पीएम मोदी को टक्कर देने वाले नेता के तौर पर। ममता बनर्जी पर परिवारवाद के आरोप लगते हैं। पार्टी के बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हैं और सबसे बड़ा आरोप उन पर तुष्टीकरण का भी लगता है। दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और इसके कारण
मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं हैं वो परिवारवाद, भाई भतीजे के बाद बाहर रह जाता है। भ्रष्टाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है। आम आदमी पार्टी ने कम समय में दिल्ली और पंजाब जैसे बड़े राज्यों में जीत दर्ज की और वो लगातार दक्षिण से लेकर उत्तर तक पैर पसारने के लिए काम कर रही है। केजरीवाल जिन राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए उतरते हैं वहां पूरा जोर लगाते हैं। पार्टी पर वन मैन शो के आरोपों के अलावा सांप्रदायिकता के मुद्दे पर आंखें बंद रखने या सिलेक्टिव राजनीति के भी आरोप लगते हैं। आज मैं उन 18 लाख बच्चों से पूछना चाहता हूं, बच्चों, क्या आपके मनीष सिसोदिया भ्रष्ट हैं? नरेंद्र मोदी जी के दुश्मन नंबर 1, नरेंद्र मोदी जी के टारगेट नंबर 1 अरविंद केजरीवाल हैं। और मुझे लगता है आने वाले समय में पूरे देश में जो लड़ाई है ये नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल होगी। आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी होगी। वोटर्स को प्रभावित करने के लिए मुफ्त की क्षणिक राजनीति के आरोप भी लगते हैं। जिंदगी में कभी भी कोई भी समस्या आएगी, मैं आपके साथ। नेताओं की दावेदारी, उनकी अपनी पार्टियों का उनके बारे में आकलन एक और, पर बाकी पार्टियों में एक नेता की स्वीकार्यता ही तय करेगी कि मोदी वर्सेस कौन की लड़ाई में विपक्ष का चेहरा कौन बन पाएगा। ये चिंता का विषय है कि आज देश में भ्रष्टाचार के प्रति नफरत तो दिखती है, व्यक्त भी होती है, लेकिन कभी कभी भ्रष्टाचारियों के प्रति उदारता बरती जाती है। किसी भी देश में ये शोभा नहीं देगा। और कई लोग तो इतनी बेशर्मी तक चले जाते हैं कि कोर्ट में सजा हो चुकी हो, भ्रष्टाचारी सिद्ध हो चुका हो, जेल जाना तय हो चुका हो, जेल गुजार रहे हो, उसके बावजूद भी उनका महिमा मंडन करने में लगे रहते हैं, उनकी शान शौकत में लगे रहते हैं, उनकी प्रतिष्ठा बनाने में लगे रहते हैं। 2024 का रण अगर अभी से जारी है तो ये प्रधानमंत्री मोदी के लाल किले से विपक्ष को चुनौती है। इस चुनौती को कौन स्वीकार करेगा? कांग्रेस को केसीआर, ममता बनर्जी, केजरीवाल या कोई और नेता गठबंधन के नेता के तौर पर स्वीकार नहीं। नीतीश के साथ भी वो बिहार तक है, उससे आगे कोई संकेत नहीं। सवाल मिलने का नहीं है कांग्रेस को, सवाल है देश बचाने का, बिहार बचाने का। और कांग्रेस पार्टी इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब बचाने के लिए, कांग्रेस का पहला कदम था इस देश को बचाना भाजपा के हाथों से, गंगा जमनी तहजीब को बचाना, देश की एकता अखंडता को बचाना। भाजपा देश को दांव पे लगाकर अपनी कुर्सी बचा रही है। वो चाहती देश टूटे या रहे पर कुर्सी रह जाए भाजपा। ममता बनर्जी को दूसरी पार्टियां तब तक पसंद हैं जब तक वो उनके पीछे चलने को तैयार हो। बंगाल चुनाव में भी उन्होंने विपक्षी एकता की बात की थी, पर बहुकोणीय लड़ाई हुई और ममता बहुत नाराज हुई। খেলা আবার হবে, যতদিন বিজেপিকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত আমরা না করতে পারি ততদিন রাজ্যে রাজ্যে খেলা হবে, এভরি বুথে খেলা হবে, সমস্ত জায়গায় খেলা হবে। आम आदमी पार्टी तो खुद को मोदी का विकल्प घोषित कर ही चुकी है। ये संकेत तो 2014 में ही केजरीवाल ने दे दिया था जब उन्होंने वाराणसी से चुनाव लड़ा था। दो तरह की राजनीति है इस देश के अंदर। आज तक इस देश के अंदर ईमानदार राजनीति और आम आदमी की राजनीति किसी ने नहीं की। आज तक इस देश के अंदर केवल हेलीकॉप्टर की राजनीति होती है। चुनाव के पहले नेता हेलीकॉप्टर से आते हैं, स्टेज पे बैठते हैं और फिर चले जाते हैं। जनता को कहते हैं वो देखो वो हेलीकॉप्टर जा रहा है, उसमें आपका नेता बैठा है। जनता कहती है जी उससे बात करनी है, उससे हाथ मिलाना है, उससे बैठ के चर्चा करनी है, हमें प्रश्न पूछने हैं। और जनता व्यवस्था परिवर्तन चाहती है, ईमानदार राजनीति चाहती है। और जनता देख चुकी है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर ईमानदार राजनीति दी थी। वही उम्मीद है और उम्मीद केवल जनता से ही है।
कल नरेंद्र मोदी जी का भी होगा। वो लोग तो खूब ट्रकों में भर भर के ला सकते हैं, उनके पास तो बहुत पैसा है। स्पष्ट है कि गठबंधन को मोदी नाम जोड़ता है, लेकिन अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते हर बार गठबंधन टूटा है। चुनावों में अभी समय है, आगे कुछ भी हो सकता है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सियासी भिड़ंत की बात आती है, हर विपक्षी दल खुलकर एक सुर में बोलता है, लेकिन जहां पद और लाभ की बात आती है, सुर बदलते हैं। ऐसा होता आया है। क्या इस बार विपक्ष पिछली अधूरी रणनीतियों से सबक लेगा? कभी राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के नाम पर, कभी उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, कभी नीतियों और आलोचनाओं के मुद्दों पर। विपक्ष ने हर बार कहा हम साथ साथ हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनावों में भी, उपराष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया में भी जब निर्णायक घड़ी आई तो सारा ताना बाना बिखर गया और बीजेपी ने विजय पताका फहराई। बात बहुत पुरानी नहीं है। ऐसा ही एक गठबंधन 2019 के आम चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल में भी बना था। वो भारतीय राजनीति के हिसाब से विपक्ष के सबसे बड़े आयोजनों में से एक था, जहां पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं से विपक्षी नेता जुटे थे। तब भी ये संकल्प लिया गया था कि पीएम मोदी को हराना अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। आने वाला दिन में तो बोलना है कि मोदी बाबू का सरकार को एक्सपायरी डेट हो गया है, आपका पार्टी लीडरलेस हो गया है, इसके लिए आपका एक ही प्रेसिडेंट और एक ही प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन हमारा जो गठबंधन है, इसमें ऑल आर लीडर, एवरीबॉडी इज द लीडर, एवरीबॉडी इज द वर्कर, एवरीबॉडी इज द ऑर्गेनाइजर। बात वहीं अटक गई। गठबंधन का सुर तो एक, लेकिन नेता कौन? मोदी के विकल्प के तौर पर कौन? अब तो सवाल और भी बड़ा है। पीएम मोदी के खिलाफ लड़ाई तो ठीक, लेकिन चेहरा कौन कौन? क्या विपक्ष कोई एक एजेंडा, कोई एक नेतृत्व और एक नेता चुन पाएगा? प्रधानमंत्री ही चुन रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी चीज है कि प्रधानमंत्री के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। ऑपोजिशन की हालत इतनी बदतर है, जो कुछ बची थी वो प्रधानमंत्री खत्म कर दे रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन ने खुद अपने पैर पे इतनी कुल्हाड़ी मार रखी है कि आज की डेट में ऑपोजिशन ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन में मुद्दा हो, मुद्दा नहीं हो, मुद्दा सिर्फ नरेंद्र मोदी है और उसके कंपटीशन में कोई ऑपोजिशन अभी तक कुछ नहीं कर पाया है। और अगर ऑपोजिशन का यही रवैया रहा तो कुछ नहीं कर सकेंगे। नरेंद्र मोदी विल बी बैक। प्रधानमंत्री मोदी खुद राजनीति की धुरी हैं। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व ही पार्टी का एजेंडा और चुनावों का घोषणा पत्र है। विपक्ष के साथ कई दलों का संगठन है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा, राजनीति और राज्य स्तरीय हित है। ये सही है कि बिखरा विपक्ष पीएम मोदी के सामने कमजोर रहता है, लेकिन एकजुट विपक्ष क्या वाकई टक्कर देने की स्थिति में होगा? करोड़ रुपए जो गलत हाथों में जाते थे, उसको बचा करके देश की भलाई के लिए काम लगाने में हम सफल हुए। हमारी कोशिश है जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े, वो स्थिति हम पैदा करेंगे। भाइयों बहनों, अब भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं साफ देख रहा हूं कि हम एक निर्णायक कालखंड में कदम रख रहे हैं। बड़े बड़े चमरबंदी भी बच नहीं पाएंगे। इस मिजाज के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कालखंड में अब हिंदुस्तान कदम रख रहा है। सुनने में ये देश के प्रधानमंत्री की एक अपील या देश से किया एक वादा लगता है,
लेकिन जो लोग प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति का लगातार अध्ययन करते हैं वो यह समझ सकते हैं कि इस एक लाइन का लाल किले से बोलने का क्या और कितना मतलब हो सकते हैं। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। आप पूरे चुनाव कैंपेन में भारतीय जनता पार्टी 2G, जीजाजी और जाने क्या क्या बोलती रहती, वो लोग कहाँ हैं? मुझे लगता है कि शायद यही वजह है कि जो एजेंसीज के काम में बहुत तेजी दिख रही है, जो भ्रष्टाचार निरोधी एजेंसीज हैं, शायद वो इसीलिए उस काम में तेजी पर हैं कि 2024 के चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताएंगे कि देखिए हमारा ये एजेंडा था, हमने ये किया। जैसे वो कहते हैं कि 370 हटाना, राम मंदिर बनाना, 3 तलाक हटाना, इस तरह की चीजों की बात करते हैं। ऐसे ही जब वो डिलीवरी की बात करते हैं तो उसमें कहेंगे कि ये करप्शन लेस है और हमारा करप्शन नहीं है, ये एक बात। आइए और डिकोड करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की अपील को 2024 के चुनावों और विपक्ष के नेताओं के मद्देनजर। भ्रष्टाचार के आरोपों में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया से लेकर सत्येंद्र जैन और खुद केजरीवाल पर आंच। पूरा देश आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ चल रहा है, इसलिए मोदी जी आज रोकना चाहते हैं। आज से 3-4 दिन के अंदर, हो सकता है आज कल परसों में, कभी भी ये सीबीआई ईडी भेज के मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे, कई सारे और आप नेताओं को भी गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम भगत सिंह के फॉलोअर हैं, हम अपने आप को भगत सिंह की संतान मानते हैं। हम डरने वाले नहीं है तुम्हारी सीबीआई से, तुम्हारी ईडी से, तुम्हारे पैसे के आगे बिकने वाले नहीं है। हमको नहीं तोड़ पाओगे तुम, हमको नहीं झुका पाओगे। आज मैं कह रहा हूं। मनीष सिसोदिया ने अब अपने नाम के स्पेलिंग भी शायद चेंज कर लिए हैं। अब इनका अगला आ गया है MONEY, मनी। कमाई करो और चुप रहो। मनी ये है, घोटाले करो, उल्टे पांव भागो, जनता को पीठ दिखाओ, मीडिया के सवालों का जवाब न दो, और कोई महिला पत्रकार पूछे तो उसको लताड़ करके धमकी देने का काम करो। इससे निंदनीय बात कुछ नहीं हो सकती। भ्रष्टाचार, हत्या, अपहरण जैसे संगीन अपराधियों से भरे मंत्रिमंडल के मुखिया होने का आरोप, अब तक की बनी सुशासन की छवि के साथ सत्ता के लिए समझौता का आरोप, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का भी आरोप। बड़ी शर्मिंदगी की बात है सर, पूरे बिहार का रेपुटेशन खराब हो गया कि एक दुर्दांत अपराधी का राइट हैंड मैन, जिस पर खुद कई क्रिमिनल केसेस हों, अपहरण इत्यादि के, उसको कानून मंत्री बना दिया गया। ये मैं नहीं मानता हूं कि नीतीश जी को इसकी जानकारी नहीं थी। नीतीश जी भली भांति जानते हैं, उसी क्षेत्र के जानते हैं भली भांति कि अनंत सिंह क्या है, कितना बड़ा खूंखार अपराधी है, और उसका राइट हैंड मैन कार्तिकेय सिंह है, ये भी भली भांति जानते हैं। उसको बना दिया आपने। सत्ता के लिए क्या क्या करिएगा सर कार्तिकेय पे? नहीं वो नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको सर बीजेपी जा रही हुआ है सर कार्तिकेय पे? नहीं वो नहीं पता, इसके बारे में जानकारी। पार्टी के बड़े नेता पार्थ चटर्जी, अनुव्रत मंडल भ्रष्टाचार के ऐसे आरोपों से घिरे जिन्हें देखकर देश सन्न रह गया। ममता के कई और साथियों पर ऐसे ही संगीन आरोप। मैं पूरा भारत का जितने सारे ममता बनर्जी को जितने सारे लीडर्स पसंद करते हैं, उस लोग को हम विनती करते हैं, ममता बनर्जी एक चोर हो गया, एक डाकत रानी हो गया, इसको कभी विश्वास मत करिए। ये पश्चिम बंगाल में उसका भतीजा 50,000 करोड़ घोटाला किया है, कम से कम उसका भतीजा 50,000 करोड़ का मालिक है। आज उसका मंत्री का घर में, कोई गर्लफ्रेंड का घर में 21 करोड़ मिला है। ऐसा बोलते हैं ना, हिमशूल का छोड़ा मात्र है, तो केवल ये थोड़ा सा कण मात्र आया है, हजारों करोड़ का घपला हुआ है और सैकड़ों नेता इसमें इन्वॉल्व है, मंत्री है, एमपी है, एमएलए हैं, टॉप तक सब लोग इसमें इन्वॉल्व है। इसलिए परसों में उनकी सभा से काफी धमकी दिया जा रहा था सीबीआई और ईडी को। तो ऐसे कितने नेता और कितने उनके आसपास के लोग और करोड़ रुपया छुपा के रखे हैं, वो सामने आएगा।
वंशवाद के आरोपों से कांग्रेस पहले से घिरी होती थी, लेकिन इस बार जिस तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हैं और ईडी के निशाने पर हैं, उसका असर चुनावी मुद्दों पर जरूर पड़ेगा। भ्रष्टाचार के प्रति भी और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी हमें बहुत जागरूक होने की जरूरत है। अब अगर देखा जाए तो ये समझना मुश्किल नहीं कि 2024 में विपक्ष का नेता कोई हो, चेहरा कोई हो, भ्रष्टाचार का आरोप सामने जरूर होगा। सत्ता पक्ष और खासकर पीएम मोदी के मुद्दों में भ्रष्टाचार जरूर होगा। 2014 की जंग प्रधानमंत्री मोदी ने जीती थी, तब भी भ्रष्टाचार सबसे अहम मुद्दा था। 2024 की पिच भी वो उसी तरह तैयार कर रहे हैं। बार दावेदार बने थे, यानी 2013 में, तो वो अपनी सबसे बड़ी ताकत के तौर पर इसी को सबसे सामने रखते थे, आगे रखते थे, लेकिन उस वक्त लीडरशिप वैक्यूम बहुत जबरदस्त था। अब वो खुद लीडर हैं, अब वो खुद नेता हैं, और वो दो चीजें बहुत स्पष्ट तौर पर अपनी सरकार की उपलब्धियों के तौर पर गिनाते हैं, एक डिलीवरी और दूसरा करप्शन से कोई कंप्रोमाइज नहीं, यानी भ्रष्टाचार के साथ कोई समझौता नहीं। अब जब वो लाल किले से ये कहते हैं कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार, इन दो चीजों से लड़ना है, तो लोग सवाल पूछते कि आखिर आपने क्या किया। आप पूरे चुनाव कैंपेन में भारतीय जनता पार्टी 2G, जीजाजी और जाने क्या क्या बोलती रहती, वो लोग कहाँ हैं? मुझे लगता है कि शायद यही वजह है कि जो एजेंसीज के काम में बहुत तेजी दिख रही है, जो भ्रष्टाचार निरोधी एजेंसीज हैं, शायद वो इसीलिए उस काम में तेजी पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी को तो अच्छी तरह मालूम है कि 2019 में राफेल खरीद को लेकर विपक्ष ने उन पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए थे वो जनता ने नकार दिए। लेकिन जब वो न खाऊंगा न खाने दूंगा नारा बुलंद करते हैं तो जनता उन पर विश्वास करती है। विपक्ष के सामने भी यही मुद्दा सबसे बड़ी चुनौती बनेगा। भ्रष्टाचार की बात जब जब हुई तब तब देश में राजनीति ने नई करवट ली। इससे पहले भी राजीव गांधी, वीपी सिंह सरीखे प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ देश के नायक बने, लेकिन या तो वो खुद या उनके मंत्रिमंडल में बड़े नेताओं पर आरोप लगे। प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल का भी आधे से अधिक समय बीत चुका है। उनकी सबसे बड़ी यूएसपी यही है कि भ्रष्टाचार को लेकर उनकी छवि बेदाग है। लोकप्रियता का पैमाना भी जनता के बीच यही है। लेकिन अब महंगाई और बेरोजगारी समेत जिन मुद्दों को विपक्ष उठा रहा है, क्या वो पीएम की लोकप्रियता पर प्रभाव डाल पा रहे हैं? देश के 53% लोगों का मूड कहता है मोदी सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय नेता है। दुनिया की बड़ी एजेंसी कहती है मोदी है सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय वर्ल्ड लीडर। लेकिन आंकड़ों से अलग जंग है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेताओं के बीच। निश्चित ही तब तुलना एक एक दिन के काम और छवियों की होगी। जो 21 होगा वही 24 का सिकंदर होगा। टूटा है, उनको लौटाना पड़ेगा, तो वो सिर्फ उद्योगपतियों के लिए नहीं है। मुझे लगता है कि वो इन राजनेताओं पर भी सीधा हमला है, निशाना है। और 2024 के चुनाव में ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा, भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो कुछ किया है। विपक्ष के पास जो मुद्दे हैं उनमें बेरोजगारी, महंगाई, गिरती आर्थिक दर प्रमुख हैं। ये सही है कि अतीत में इंदिरा गांधी जैसी मजबूत प्रधानमंत्री हो या यूपीए के मनमोहन सिंह, इन मुद्दों पर देश की जनता ने उनके ऊपर नई सरकार को तरजीह दी। प्रधानमंत्री मोदी क्या इस मामले में अपवाद होंगे? काफी कुछ इसी पर विपक्ष की उम्मीदों का भविष्य तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता 7 साल हो गए, 14 से आज 22, अभी भी यथावत है और चमक रही है और निखर रही है। प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल 9वें वर्ष में है और इतने साल तक सत्ता विरोधी लहर को न उपजने देना भी एक बड़ी कामयाबी माना जा सकता है। कम से कम आंकड़े यही कहते हैं। देश के 56% लोग मोदी सरकार के काम से बहुत संतुष्ट हैं। अगर आज चुनाव होते हैं तो देश की जनता का मूड अकेले बीजेपी को 283 सीटों से पूर्ण बहुमत देने के लिए तैयार है। दूसरा, पारंपरिक जो आप लोग एंटी इनकम्बेंसी वगैरह कहते हैं, ये सब चीजें अब ध्वस्त हो रही हैं। काम करो, डिलीवर करो, जनता को विश्वास लगाओ तो जनता
आपको आशीर्वाद देती है। ये मैं कहूंगा देश में लोकतंत्र की आस्था, गवर्नेंस और डिलीवरी की जीत। प्रधानमंत्री के सवाल पर भी अगर विपक्षी नेताओं से तुलना की जाए तो पीएम मोदी काफी आगे दिखते हैं। देश के 53% लोग पीएम मोदी को सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री मानते हैं। विकल्प के तौर पर 9% लोग राहुल गांधी पर भरोसा करते हैं और 7% अरविंद केजरीवाल पर। प्रधानमंत्री मोदी हिंदुत्व, जन कल्याण नीतियां और राष्ट्रवाद की रस्सी पर मजबूती से संतुलन बनाते हुए चल रहे हैं। विपक्ष को चेहरा, चाल और कॉमन एजेंडा स्थापित करना ही अभी सबसे बड़ा काम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प विपक्ष लंबे समय से तलाश रहा है। कोई ऐसा नाम जो लोकप्रियता के पैमाने पर उन्हें टक्कर दे सके और जिसे देश एक मत से स्वीकार करे। क्या यही सवाल बीजेपी के भीतर भी है? सवाल यह कि पीएम मोदी के बाद कौन? पार्टी से बाहर शायद ऐसी बातें न आए, लेकिन हाल ही में बीजेपी के भीतर बड़े बदलाव हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2025 में 75 साल के हो जाएंगे। 75 वो एज लिमिट है जिसका जिक्र अक्सर बीजेपी के पार्टी पदाधिकारियों या चुनाव में प्रत्याशियों के चयन के लिए होता रहा है। तो सवाल पार्टी के अंदर और बाहर ये है कि अगर वही फॉर्मूला प्रधानमंत्री मोदी पर लागू हुआ तो 2025 के बाद उनकी राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी कौन होगा? अभी जो है देखिए, प्रधानमंत्री ही चुन रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी चीज है कि प्रधानमंत्री के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। ऑपोजिशन की हालत इतनी बदतर है, जो कुछ बची थी वो प्रधानमंत्री खत्म कर दे रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन ने खुद अपने पैर पे इतनी कुल्हाड़ी मार रखी है कि आज की डेट में ऑपोजिशन ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन में मुद्दा हो, मुद्दा नहीं हो, मुद्दा सिर्फ नरेंद्र मोदी है और उसके कंपटीशन में कोई ऑपोजिशन अभी तक कुछ नहीं कर पाया है। और अगर ऑपोजिशन का यही रवैया रहा तो कुछ नहीं कर सकेंगे। नरेंद्र मोदी विल बी बैक। प्रधानमंत्री मोदी के बाद पार्टी में कौन उनकी जगह ले सकता है, इसका जवाब समय के हाथों में है, लेकिन कुछ संकेत जरूर हैं जिन्हें समझने की कोशिश की जा सकती है। हाल ही में बीजेपी संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति के पदाधिकारियों की लिस्ट सामने आई। प्रधानमंत्री मोदी के बाद दोनों लिस्ट में गृह मंत्री अमित शाह का नाम है। इसमें वो गडकरी भी नहीं है जिन्हें पार्टी का अध्यक्ष लगातार 2 बार बनाने के लिए पार्टी के संविधान तक में संशोधन कर दिया गया था। वो योगी आदित्यनाथ भी नहीं है जो सबसे अधिक संसदीय सीटें दिलाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कभी अटल आडवाणी युग में बीजेपी के सितारे रहे शिवराज सिंह चौहान भी नहीं। हालांकि संसदीय बोर्ड की लिस्ट में 79 साल के येदियुरप्पा हैं, जो इस बात का संकेत है कि उम्र केवल एक नंबर है, परफॉर्मेंस बड़ी चीज है। ऐसे में 2025 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की जगह कौन का सवाल निरर्थक भी हो सकता है। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।